please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 48 साल के आतंकी सज्जाद गुल को कश्मीरी पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या का मास्टरमाइंड बताया है। मैनेजमेंट ग्रेजुएट सज्जाद गुल 5 साल पहले पाकिस्तान चला गया था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक मूल रूप से कश्मीर के रहने वाले आतंकी सज्जाद ने बेंगलुरु के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से MBA किया था और फिलहाल वो पाकिस्तान की रावलपिंडी में रहता है। पुलिस के मुताबिक राइजिंग कश्मीर के एडिटर इन चीफ शुजात बुखारी की हत्या का आदेश लश्कर सरगना हाफिज सईद ने दिया था। सज्जाद ने 2 लोकल आतंकियों को शुजात की रेकी और हत्या का जिम्मा दिया था। शुजात बुखारी ने केंद्र के रमजान सीज फायर का समर्थन किया था। इस वजह से लश्कर समेत कश्मीर में काम कर रहे दूसरे पाकिस्तान नियंत्रित आतंकी संगठन उनसे खफा चल रहे थे। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 69 रुपए तक पहुंच गई। हालांकि बाद में इसमें कुछ पैसे का सुधार जरूर हुआ। रुपए में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। पहली बार हुआ है जब डॉलर का भाव 69 रुपए के पार पहुंचा। तो हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस इज बैड फॉर अस और करंट अकाउंट डेफिसिट अगर वाइडन होती है तो उसकी सीधी असर हमारी करेंसी पे देखने को मिलती है। और आज ये नतीजा है कि हम हिस्टोरिक लो देख रहे हैं रुपये का डॉलर के मुकाबले। और ये यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में अनसर्टनिटी है। शायद क्रूड ऑयल प्राइसेस और भी यहाँ से ऊपर जा सकते हैं और भारत के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय, यानी बेसिकली एक अगर शब्द में कहते हैं, एक एक्सप्रेशन में कहूँ तो हेडविंड्स सारे दिखाई दे रहे हैं, कोई टेलविंड्स नहीं। क्या मोदी जी के आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव है? क्या ये जो मोदी जी बातें करते थे डॉलर के सामने या डॉलर वाले के सामने मोदी जी ने घुटने टेक दिए? वरना कोई कारण नहीं कि आज इतने नीचे गिरता रुपया। और आज मैं बताऊं आपको 2013 के बाद से आज सबसे ज्यादा अगर गिरावट कभी हुई है तो आज हुई है मोदी सरकार के डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट का आज रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में डूंगरी नदी के तेज बहाव में फंसे 2 लड़कों को रस्सी की मदद से बचाया जाने लगा। बताया जा रहा है कि नदी में नहाने गए दोनों लड़के अचानक जलस्तर बढ़ने से उसमें फंस गए, जिन्हें पहले इलाके के लोगों ने निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर पुलिस की टीम को बुलाया गया। इसके बाद नदी के एक छोर पर खड़े लोगों ने पुलिस वालों की मदद से दोनों लड़कों तक रस्सी और लाइफ जैकेट पहुंचाई। नदी के तेज बहाव में फंसे 2 लड़कों में एक ने पहले रस्सी के सहारे चलकर नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से उसे कामयाबी नहीं मिली। हालांकि बाद में दोनों लड़कों ने रस्सी पर रेंग कर नदी को पार किया। इस दौरान पुलिस के रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए लोगों की भीड़ नदी के आसपास इकट्ठा हो गई। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों के खिलाफ साजिश के आरोप के तहत चार्जशीट दाखिल होगी। दोनों पर 19 फरवरी की रात को सीएम के घर पर मारपीट का आरोप लगा है। तो अब जो है इस मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री से दरअसल मुख्य सचिव के साथ जो मारपीट हुई थी, अब दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। तो सूत्र ऐसा बता रहे हैं। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, अब पुलिस जो है चार्जशीट दाखिल कर सकती है तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी देखिए, बिल्कुल 13 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस चार्जशीट दर्ज करेगी इस पूरे मामले में करीबन 1.5 महीने के बाद, जो दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। और जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी के साथ बदसलूकी और मारपीट की गई थी मुख्यमंत्री निवास में, उसमें उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी उस दिन मौजूद थे। यही वजह है कि इसमें दिल्ली पुलिस ने धारा 120 भी आईपीसी के इन्हें आपराधिक षड्यंत्र रचना ये इसलिए जोड़ी थी क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं 11 विधायक और डिप्टी सीएम और सीएम की मौजूदगी में अगर उनके साथ बदसलूकी मारपीट की गई तो उन्हें भी आरोपी बनाया गया। इसके अलावा सरकारी काम में बाधा डालना, मारपीट, कई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। करीबन 7 धाराओं के तहत ये चार्जशीट दिल्ली पुलिस दायर कर रही है। और इस पूरे मामले में एक सबसे अहम कड़ी है कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे अरविंद केजरीवाल के यहाँ, उसकी जो टाइमिंग थी वो काफी पीछे चल रही थी, जो एफएसएल में जांच की लगी थी। और
सूत्र बता रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट भी दिल्ली पुलिस को मिल चुकी है और वो एक अहम सबूत है इस पूरे मामले में। आने वाले दिनों में जाहिर तौर पर यह मामला काफी तूल पकड़ेगा, क्योंकि इसमें जो दिल्ली पुलिस चार्जशीट करने वाली है उसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम का जिक्र हो रहा है। हालांकि इस खबर पे दिल्ली पुलिस के जितने भी सीनियर अफसर उन्होंने चुप्पी साध रखी है और इस मामले पे कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन जो विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो कार्रवाई पूरी हो चुकी है और 13 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। जी आनंद, आप नजर बना रखिए, अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक 8 साल की मासूम के रेप के आरोप में पुलिस ने 20 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तार किया है, जो मंडी में बोरे ढोने का काम करता है। आरोपी की 3वीं क्लास में पढ़ने वाली मासूम को स्कूल से लौटते वक्त अगवा किया गया और रेप के बाद बुरी तरह जख्मी मासूम को बेहोशी की हालत में झाड़ियों में फेंक दिया। फिलहाल मासूम का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और बच्ची काफ़ी बोल्ड है, उसके शरीर पर ढेर सारे चोट के निशान लगे हैं और संभवतः उसके साथ कुछ गलत काम भी किया गया है। उसकी प्रारंभिक इलाज यहाँ की गई है और उसकी कंडीशन अभी स्टेबल है और उसके बाद उसको जो है इंदौर अग्रिम इलाज के लिए भेज दिया गया है। आरोपी राउंड अप हुआ कि पुलिस इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है, स्कूल प्रशासन से बात कर रही है कि बच्ची को कौन लेने आया था। स्कूल प्रशासन से पूछताछ कर रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज और इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है, क्योंकि उस समय बारिश वगैरह हो रही थी। तो कोशिश है और हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ सकें। लखनऊ में हुई यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें जाति के आधार पर जनगणना कराने के फैसले पर सियासी घमासान शुरू हो गया। क्योंकि कैबिनेट बैठक के बाद योगी सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए 3 महीने के अंदर जाति के आधार पर जनगणना पूरी करने की दलील दी। मुख्यमंत्री जी ने इस पे निर्णय लिया था कि ये जो छूट गए हैं लाभार्थी, उनका भी जल्दी से जल्दी सर्वे किया जाए। लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले को समझ से परे बताते हुए यूपी सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। उन भाई बहनों को वंचित रखा जाएगा जो किसी वर्ग से आते हैं। विपक्ष सरकार के इस फैसले में सियासी साजिश देख रहा है। उसका आरोप है कि सरकार टिकट बंटवारे में इस जनगणना की मदद लेगी। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने रक्षा सौदों की संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 1 साल से सेना का बजट कम करके उनके मनोबल को गिराया है। रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक के पक्ष में है और सेना के साथ खड़ी है, लेकिन बीजेपी सरकार सेना के जरिए राजनीति बनाने की कोशिश में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स द्वारा भारी भरकम प्रचार प्रसार करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा श्रेय सेना की बजाय भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को दे डाला। देश के लिए जान की बाजी तो सैनिकों ने लगाई, परंतु भाजपा ने महिमा मंडन किया मोदी जी का। भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने तो हद ही कर डाली जब सेना के 70 सालों के गौरवशाली इतिहास और बलिदान का अपमान करते हुए 7 अक्टूबर 2016 को दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में यहां तक कह डाला कि 68 सालों में भारतीय सेना पहली बार एलओसी के पार गई है, और यह भी भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वो सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर किए गए कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। नकवी साहब, कांग्रेस ने जो सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो आया है उसको कहा है कि ये कोशिश करती है बीजेपी मोदी सरकार कि सैनिकों के बलिदान का राजनीतिक फायदा उठाए। देखिए, जो सुरक्षा पर सन की सियासत के सूत्रधार हैं, आज वो खुद सवाल के घेरे में खड़े हो गए। जो लोग जो है वो देश की सुरक्षा, देश के सुरक्षा बलों पर बेशर्मी के साथ सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, फिर से एक बार वो एक्सपोज हुए। ये पहला मौका है जब सुरक्षा जैसे, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे, सियासी सवाल खड़े किए जा रहे थे। पूछा जा रहा था कि कितने बजे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कहाँ हुई, कितने लोग मरे, कितने लोग गए। एक तरफ सवाल यहाँ खड़ा किए जा रहे थे और दूसरी तरफ सीमा पार से कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे थे।
और मुझे लगता है कि ये जो सुरक्षा पर भी सन की सियासत है और उस सियासत के सूत्रधार हैं, उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने सवाल खड़े किए थे, सबूत कहां हैं? वीडियो दिखाओ, ये झूठ है, ये फ्रॉड है। उस वक्त भी कांग्रेस के नेताओं ने, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस वक्त भी इन गद्दार कांग्रेसियों ने देश की सेना के शौर्य पराक्रम और उनकी बहादुरी पर सवाल खड़े किए थे। और आज जब सेना ने वीडियो जारी करके सारी दुनिया को भारतीय सेना की ताकत का परिचय कराया है, कांग्रेस के नेताओं को फिर पेट में तकलीफ होना शुरू हुई है। करीब 2 साल पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हुई सर्जिकल स्ट्राइक का अब एक वीडियो सामने आया है। एलओसी पार करके हुई सर्जिकल स्ट्राइक का ये वीडियो पहली बार सामने आया है, जिसने इस पर सवाल उठाने वालों का मुंह बंद कर दिया। क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में हुई सर्जिकल स्ट्राइक का ये वीडियो सेना के ड्रोन और कमांडो के हेलमेट पर लगे कैमरों ने ही रिकॉर्ड किया था। ये वीडियो सर्जिकल स्ट्राइक के समय आतंकियों के 4 ठिकानों की तबाही का सबसे बड़ा सबूत है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। इस वीडियो में कमांडो के हमले से पहले आतंकियों की लॉन्चिंग पैड की तस्वीर है, तो हमले के समय उनकी तबाही का मंजर भी है, जो 29 सितंबर 2016 की सुबह 6 बजे आया था, जब पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में घुसे सेना के कमांडो ने हमला शुरू किया। ये सर्जिकल स्ट्राइक उन लॉन्चिंग पैड पर हुई थी जहां पाकिस्तान ने जैश, लश्कर और हिज्ब के आतंकियों को भारत में घुसपैठ करवाने के लिए इकट्ठा किया था। लेकिन सेना के कमांडो ने इतना जबरदस्त हमला बोला कि उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। वीडियो के शुरू में ही नक्शे पर सर्जिकल स्ट्राइक का निशाना नंबर 1 सामने आया। फिर ड्रोन से रिकॉर्ड की गई तस्वीर में इस पर निशाने की जानकारी देने वाले अहम डेटा दिखे। अगले पल हेलमेट पर लगे कैमरे से ली गई उसी निशाने की तस्वीर आई। वहां घुसपैठ की तैयारी कर रहे कुछ आतंकी भी दिखे। इसके बाद इस निशाने पर हमले के वक्त और उससे पहले की तस्वीर एक साथ दिखी। फिर सामने आती है झोपड़ी नुमा कैंप की तबाही, जब एक धमाके से वो उड़ गया। फिर तो जैसे वहां दिवाली ही शुरू हो गई। एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसमें आतंक का ये लॉन्चिंग पैड पूरी तरह से तबाह हो गया। ये तबाही ड्रोन से रिकॉर्ड हुए वीडियो में भी दिखी, जिसमें बाकी के 3 निशानों की तबाही को भी सिलसिलेवार तरीके से दिखाया गया, जो 18 सितंबर 2016 को उरी के आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हुए हमले का बदला था, जिसमें सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। भारत ने इसका जवाब आतंक के 10 लॉन्चिंग पैड को तबाह करके लिया, जिसमें 40 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तानी सेना के कुछ जवान भी कमांडो का निशाना बने थे। हालांकि शर्म से बचने के लिए पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की बात को नकारता आया है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान भी झूठ नहीं बोल पाएगा। वीडियो में सर्जिकल स्ट्राइक के दूसरे निशाने की तबाही को भी ड्रोन और कमांडो के हेलमेट पर लगे कैमरे से रिकॉर्ड हुई तस्वीरों के साथ दिखाया गया। धमाकों के बाद वहां से ऊपर उठती धुएं की लकीर भी दिखती है। सर्जिकल स्ट्राइक के तीसरे निशाने की तस्वीर में कुछ आतंकी भी दिखे। अगले पर ड्रोन से रिकॉर्ड की गई तस्वीर में वहाँ कमांडो का कहर टूटता हुआ दिखता है। चौथे निशाने की भी ड्रोन से ली गई तस्वीर है, जिसमें कुछ लोग दिखते हैं। फिर उनके आसपास धमाका होने लगा, जिससे वहाँ तबाही मच गई। झारखंड की खूंटी से बीजेपी सांसद और पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा के घर से अगवा 3 जवानों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कल खूंटी के घाघरा गांव समेत आसपास के कई गांवों में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन ना तो अगवा जवानों का ही और ना ही पत्थलगड़ी से जुड़े नेताओं का कुछ पता चल पाया है। अगवा जवानों को खोजने के लिए सुरक्षा बल की 20 कंपनियों को लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक तीनों जवान अभी तक सुरक्षित हैं और उन्हें रिहा करवाने का प्रयास लगातार जारी है। हम सारी सावधानियां और आवश्यक जो अलर्टनेस बरतना है उसके साथ ही कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पास सूचनाएं हैं और हमें आशा है कि हम अपने जवान को सकुशल छुड़ा लेंगे। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सिंगापुर में हुई बैठक के बाद परमाणु जंग का खतरा टलता हुआ नजर आया था, लेकिन किम जोंग उन एक बार फिर अपने पुराने रंग में लौटते नजर आए। क्योंकि सैटेलाइट से मिली कुछ तस्वीरों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के परमाणु केंद्र योंगबिन में हलचल बढ़ गई है और वहां परमाणु कार्यक्रम तेज हो गया है। ये दावा भी किया जा रहा है कि परमाणु केंद्र के आसपास नई इमारतें तैयार की जा रही हैं। वो काम चालू है और जब तक उनको कोई स्पेसिफिक हुक्म नहीं मिलता है किम की तरफ से, ये चालू ही रहेगा। सैटेलाइट तस्वीरों से ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि किम जोंग उन उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को बचाने की नई साजिश रच सकते हैं। और साथ ही किम जोंग उन के सिंगापुर समझौते से मुकरने का खतरा भी बढ़ गया है। सिंगापुर में किम जोंग उन और ट्रंप की मुलाकात को अभी महज 15 दिन ही हुए हैं, लेकिन इतने कम वक्त में उत्तर कोरिया के बदले अंदाज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
हालांकि रक्षा क्षेत्र से जुड़े कुछ जानकारों का दावा है कि किम के लिए अपने वादों से मुकरना आसान नहीं होगा। किम योंग यूंग और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में जो मीटिंग हुई सिंगापुर में, उसके बाद कोई प्रोटोकॉल या डील नहीं साइन की गई। 12 जून को सिंगापुर में ट्रंप से मुलाकात करने के बाद 19 जून को किम जोंग उन चीन पहुंचे और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन की शह पर ही उत्तर कोरिया ने फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू करने की योजना बनाई है। राजस्थान के जयपुर में मेक्सिको की 2 लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोप में राजपुताना शेरेटन होटल की मैनेजर ऋषिराज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली लड़कियां राजपुताना शेरेटन में ही ठहरी हुई थीं। उनका आरोप है कि मंगलवार की रात को शराब के नशे में मैनेजर ने उनसे छेड़छाड़ की। जांच में आरोप की पुष्टि होने के बाद होटल की मैनेजर ऋषिराज को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़कियों को दिल्ली में मेक्सिको दूतावास भेज दिया गया है। रहने के लिहाज से मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। दुनिया के तमाम बड़े शहरों में होने वाले खर्च के आधार पर हर साल होने वाले एक सर्वे में यह दावा किया गया। सर्वे के मुताबिक हांगकांग ऐसा शहर है जहां रहना दुनिया में सबसे महंगा है। दूसरे नंबर पर जापान की राजधानी टोक्यो है। तीसरे नंबर स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख का है। चौथे नंबर पर सिंगापुर है जहां गुजर बसर करना सबसे महंगा है। और 5वां नंबर इस लिस्ट में दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल को मिला। तो भारत की राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई को लिस्ट में 55वें पायदान पर रखा गया है, जबकि एक साल पहले मुंबई का 53वां नंबर मिला था। वहीं दिल्ली इस लिस्ट में 103 नंबर पर। हालांकि भारत के शहरों में सबसे महंगे रहन सहन के मामले में मुंबई के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पर। कर्नाटक पुलिस ने अभिनेता प्रकाश राज की हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया है। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की जांच कर रही एसआईटी की टीम के मुताबिक गौरी लंकेश के संदिग्ध हत्यारे प्रकाश राज को जान से मारना चाहते थे। एसआईटी को जांच के समय पता चला कि संदिग्ध हत्यारे हिंदुत्व के खिलाफ बयानबाजी को लेकर प्रकाश राज, गिरीश कर्नाड, लेखक और कांग्रेस नेता प्रीति ललिता नायक संदिग्ध हत्यारों की हिट लिस्ट में थे। प्रकाश राज ने हत्या की साजिश को लेकर दावा किया कि वो किसी से नहीं डरते और जो सवाल उठाए थे उन पर अभी भी टिके हुए हैं। When people like us who are not against any religion, but we are against anybody using religion and to make politics, whether it is a Hindu religion, whether it is a Muslim religion, whether it is a Christian, any religion, which tries to become fanatics and wants to negate, wants to remove other religions and wants to become dictators, we are against that because that is not what human dharma is. उत्तर प्रदेश की गोंडा में बड़ी तादाद में जुटे लोग एक ट्रैक्टर के शोरूम में लगी आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। बताया जा रहा है कि वहां एक शादी समारोह में हो रही आतिशबाजी से शोरूम में आग लगी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैली और उसकी चपेट में पूरी इमारत आ गई। बताया जा रहा है कि वहां पास में ही एक मैरिज हॉल में आतिशबाजी हो रही थी, जहां से चिंगारी ट्रैक्टर शोरूम तक पहुंची। आरोपी की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां देर से पहुंची। हालांकि दमकल कर्मियों ने पहुंचते ही मोर्चा संभाल लिया, लेकिन तब तक शोरूम में लाखों का सामान जलकर राख हो गया, जिसमें कई ट्रैक्टर भी शामिल हैं। आसपास कहीं कोई नुकसान नहीं और किसी तरह की जानहानि भी नहीं है। 3 ट्रैक्टर में जरूर जलने का संज्ञान आया है। दमकल कर्मियों के साथ पुलिस की टीम भी आग बुझाने में जुटी रही और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। चीन में काओयांग शहर के एक इमारत में एक दमकल कर्मी धू-धू कर जल रहे गैस सिलेंडर को उठाकर भागने लगा। इस इमारत की 9वीं मंजिल पर गैस सिलेंडर में आग लगने से दहशत मच गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मियों में एक बिना समय गंवाए गैस सिलेंडर उठाकर भागने लगा। सिलेंडर से गैस निकल रही थी, जिसकी वजह से उससे आग की लपटें निकल रही थी। दमकल कर्मियों को सिलेंडर फटने का भी डर था। यही वजह थी कि सिलेंडर फटने से पहले ही दमकल कर्मियों ने उसे इमारत से बाहर निकालने का फैसला लिया। हालांकि ये फैसला खतरनाक था, फिर भी सिलेंडर उठाकर भाग रहा दमकल कर्मी बिना डरे सीढ़ियों से होकर 9वीं मंजिल से उतरने लगा। थोड़ी देर में दमकल कर्मी भागता हुआ इमारत से बाहर निकल गया। उसने जल रहे सिलेंडर को इमारत के बाहर एक खाली जगह पर रख दिया, जिसके बाद दूसरे दमकल कर्मी ने जलते गैस सिलेंडर पर पाइप की मदद से पानी की बौछार की। कड़ी मशक्कत के बाद गैस सिलेंडर में लगी आग बुझा ली गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कोलकाता में अमित शाह ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस ने जानबूझकर वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। वंदे मातरम को तो स्वीकार किया, राष्ट्रगान की मान्यता भी दे दी, मगर उन्होंने पूरे गीत को स्वीकार नहीं किया, आरंभ के 2 छंदों को ही स्वीकार किया। मुझे बड़ा दुख है, शायद ये गलती
कांग्रेस के नेताओं ने न की होती तो शायद आज देश का बंटवारा भी न होता। दिल्ली में आईपीएस अधिकारियों की तैनाती और तबादले के लिए सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन किया गया। दिल्ली में उपराज्यपाल ने आईपीएस अधिकारियों की तैनाती और तबादले के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन किया। श्रीनगर में बीजेपी नेता राम माधव ने जम्मू कश्मीर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना समेत दूसरे नेताओं के साथ राज्य में आगे की रणनीति बनाने पर चर्चा की। 3 दिन के भारत दौरे पर आई संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निकी हेली ने दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। भारत ने रोहित शर्मा और शिखर धवन की शानदार पारी के दम पर आयरलैंड को पहले T20 मुकाबले में 76 रन से हरा दिया और 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। यूपी के देवरिया में आसमान से गिरी बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लड़कियां बुरी तरह झुलस गईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुंबई के चर्च गेट स्टेशन पर लावारिस हालत में मिले एक नवजात बच्चे को KEM अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि पुलिस 3 दिन बाद भी उसके मां बाप को ढूंढ नहीं पाई है। मुंबई के एक नाइट क्लब में फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने हरियाणा के एक कारोबारी और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। यूपी में कप्तानगंज रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट राजेश कुमार ने यातायात निरीक्षक जयंत कुमार पर रिश्वत के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और परेशान होकर आत्महत्या करने की धमकी दी। यातायात निरीक्षक द्वारा जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, पैसे मांगते हैं हमसे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में डिप्टी कमिश्नर राहुल श्रीरामे पर एक महिला कांस्टेबल की बेटी ने नौकरी दिलवाने का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया। उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी चालू कर दी और उन्होंने मेरे साथ रेप किया। हरियाणा में हिसार के सीसवाल गांव में कुलदीप नाम के एक लड़के की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वो वॉलीबॉल खेलकर अपने घर लौट रहा था।